Hello dear students. So today in this lecture we will discuss about the Human Genome Project, which is a very interesting and a very big mega project. Okay, and this is a little bit elaborated topic in your syllabus. So for that purpose I have divided this portion into two lectures so that it is very easy for you to understand and follow up. Okay, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या गोल्स थे और उसके क्या मेथडोलॉजीज थे, किस तरह से उससे बेनिफिट हुआ, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो एज द नेम इंडिकेट्स कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि यहाँ पे जो जीनोम है ह्यूमन का, उसकी सीक्वेंसिंग जो है, यानी वो जीनोम का सीक्वेंस क्या है, वो जीनोम किस चीज़ का बना हुआ है, ऑब्वियसली डीएनए का बना हुआ है, तो उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, ये पता करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में। और इसको किसने लॉन्च किया था? यूएसए का एक गवर्नमेंट का एक बॉडी है जिसको एनआईएच बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो एनआईएच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने लॉन्च किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कब लॉन्च किया था? बहुत पहले 1990 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अभी के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 30 ईयर्स अगो, बट अदरवाइज इट इज़ अ वेरी रिसेंट फिनोमेना। बट दिस इज़ अ ह्यूज प्रोजेक्ट, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। ठीक है, आज के ज़माने के हिसाब से अगर देखें तो ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1990 के टाइम पॉइंट के हिसाब से अगर आप इसको इमेजिन करें तो उस टाइम पे ह्यूमन का जीनोम सीक्वेंस करना वाज अ वेरी बिग चैलेंज। ठीक है, और इसका थोड़ा सा भी हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये उस ज़माने के टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से देखा जाए अगर, तो ये एक ह्यूज एंड बिग प्रोजेक्ट था। और इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ इन्वॉल्व थे, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया। यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा इसमें जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, यहाँ सब के इन सब जगह के ग्रुप्स ने और साइंटिस्ट्स ने, इवन इंग्लैंड, ठीक है, तो इन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें कंट्रीब्यूट किया, फंडिंग दिया, पैसा लगाया, और वहाँ के साइंटिस्ट ने, वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ ने उसमें काम किया मिल करके। इंग्लैंड की एक बहुत फेमस बॉडी है साइंस की जिसको वेलकम ट्रस्ट बोला जाता है। तो वेलकम ट्रस्ट जो यूनाइटेड किंगडम का है, तो वेलकम ट्रस्ट ने एनआईएच के साथ जो है पार्टिसिपेट किया, उसके साथ कोलैबोरेट करके उसमें काम किया। और इस प्रोजेक्ट में बिकॉज ऑब्जेक्टिव वाज टू सीक्वेंस द एंटायर ह्यूमन जीनोम, तो पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन जीनोम होता क्या है। आई होप दैट यू ऑल आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द टर्म जीनोम, कि जीनोम का मतलब क्या होता है और अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं तो उससे क्या मीनिंग निकलता है, राइट। तो जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ द जीनोमिक कंटेंट, हैप्लॉइड सेट ऑफ द जेनेटिक कंटेंट इज कॉल्ड एज द जीनोम। यानी कि जितना भी सीक्वेंसेस है डीएनए का, उसका सिर्फ एक सेट लिया जाए, ठीक है, तो उसको हम जीनोम बोलते हैं। यूजुअली क्या होता है कि गैमीट्स जो होते हैं उसके अंदर एक हैप्लॉइड सेट होता है यूजुअली। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन के केस में देखा जाए तो स्पर्म में हर क्रोमोसोम का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक, क्रोमोसोम 1 का 1 रिप्रेजेंटेटिव होगा, हो सकता है मदर की तरफ से आया हो या हो सकता है उसके फादर की तरफ से आया होगा, बट उस पर्सन के स्पर्म में क्या होगा, क्रोमोसोम 1 का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, क्रोमोसोम 2 का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। इस तरह से ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 ऑटोसोम्स होते हैं, और 2 क्रोमोसोम्स जो हैं वो एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। वो फीमेल्स के केस में क्या होता है 44 + XX, और मेल्स के केस में 44 + XY, राइट। तो जब हम ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं या हैप्लॉइड कंटेंट की बात करते हैं
या हम गैमीट की बात करते हैं यानी स्पर्म या एग की बात करते हैं, तो वहाँ पे 44 प्लस XX नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे क्या होगा, उसका हाफ सेट होगा, डाइप्लॉइड के बजाय हैप्लॉइड होगा। यानी कि 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक सेक्स क्रोमोसोम होगा। एक सेक्स क्रोमोसोम में कौन सा होगा, अगर फीमेल है तो उस हमारे ह्यूमन में क्या होता है, मेल हेटेरोगैमिटी होता है, तो फीमेल होमोगैमिटी होता है। तो फीमेल के केस में क्या होगा, 22 प्लस एक्स हो जाएगा ह्यूमन जीनोम। मेल के केस में क्या होगा, 22 प्लस एक्स एंड वाई आल्सो, राइट, बिकॉज एक्स का एक कॉपी, वाई का एक कॉपी, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट हो सकता है स्पर्म के अंदर। हाँ, 50% ऑफ द स्पर्म्स विल हैव एक्स एंड 50% ऑफ द स्पर्म्स विल हैव वाई। So, excuse me. Beta, don't disturb. I am working. Sorry. My apologies for the disturbance. Okay. So, as I told you कि अगर हम ह्यूमन मेल में लेंगे तो उसमें क्या हो गया, जीनोम 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एंड 50% में क्या होगा, 22 ऑटोसोम्स प्लस वाई। यानी ह्यूमन जीनोम में हमारे पास एक्स भी होगा और वाई भी होगा, दोनों जो है वो जीनोमिक कंटेंट का पार्ट होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन बनता है, नीट में पूछा गया है ये, कि ह्यूमन जीनोम का जो सेट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ ह्यूमन जीनोम वी रिफ़र टू द ऑल 22 ऑटोजोम्स, यानी क्रोमोजोम 1, क्रोमोजोम 2, क्रोमोजोम 3, क्रोमोजोम 4 से लेकर के इस तरह से फाइनली गोइंग अप टू क्रोमोजोम 22। तो 1 से लेकर के क्रोमोजोम 22 तक का सबका सीक्वेंस प्लस क्रोमोजोम एक्स का भी सीक्वेंस और क्रोमोजोम वाई का भी सीक्वेंस, ये सब मिला करके ह्यूमन स्पीशीज़ जो है, ह्यूमन के लिए इसको ह्यूमन जीनोम बोलते हैं। ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर आप एक फीमेल का जीनोम सीक्वेंस कर रहे हैं तो वहाँ पे वाई नहीं होगा, तो उसमें आपको 22 ऑटोजोम्स का और एक एक्स क्रोमोजोम का ही जीनोम मिलेगा। लेकिन अगर आप एक मेल का जीनोम सीक्वेंस कर रहे हैं तो आपको 22 ऑटोसोम्स का, एक एक्स क्रोमोजोम का और एक वाई क्रोमोजोम का सीक्वेंस मिलेगा। तो ये हो गया ह्यूमन जीनोम का मतलब, यानी ह्यूमन जीनोम में एक्स भी है और वाई भी है और 22 ऑटोजोम्स हैं। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है। इस पर अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ आस्क मी अगेन, बिकॉज ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब आपने ये समझ लिया कि ह्यूमन जीनोम क्या होता है, अब ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस करने की ज़रूरत क्या पड़ी। ओके, तो अगर आप किसी भी स्पीशीज़ को लेते हैं, फॉर ऑल द स्पीशीज़ दे हैव द यूनिक genetic makeup, right? A horse is a horse because its DNA tells it to become a horse, because DNA is the language of life. Similarly, a human is human because this entire properties for the life of a human is encoded inside the DNA of that particular human being, right? But we also see that though we all have the gene of hemoglobin, similarly we all have gene for albumin. बहुत सारे जीन्स ऐसे हैं जिसके हम सब के अंदर जीन है, राइट? वी शेयर द कॉमन जीन्स, वी शेयर so many common things, but still we have certain variations. No two individuals are same usually, right? हर एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है, उससे वेरी करता है। So because of these variations which are appearing in the phenotypic expression of each human being, this variation itself implies that there should be variation at the DNA sequence level. Okay, so variability between individuals indicates itself that there should be a variation at the DNA sequence level. So if there is a variation between different individuals, then there is another question that there are certain individuals who get diseased, there are certain individuals who are very strong, there are certain individuals who are very susceptible to certain diseases, there are certain individuals who are very genius like Einstein, right? So
To understand these features deeply, we should first be able to know the DNA sequence and their variations between different individuals. Okay, so if you want to understand the DNA sequence and its variations, what is the first task? What is the first step? The very first thing is that you must be having the DNA sequence of those individuals. Only then you can compare, right? So to sequence the DNA of the human being for the very first time, this project was launched, which is called as ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो गोल था वो ये था कि जो पूरा ह्यूमन जीनोम है उसकी सीक्वेंस करके उसका जो डीएनए का सीक्वेंस है हर क्रोमोसोम के लिए पूरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वो डिटरमाइन किया जाए. और उसके जो गोल्स हैं अभी हम थोड़ी देर में उसको डिस्कस करेंगे. तो ये कब लॉन्च हुआ था? दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1990 and launched by Human Genome Project HGP. Okay, HGP, and launched by NIH, National Institute of Health. You already know that human genome is 3.2 into 10⁹ base pair. यानी अगर हम रफली बोले तो 3 बिलियन बेस पेयर्स जो है ये ह्यूमन जीनोम है, राइट. एंड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ दोज टाइम्स, अभी तो काफ़ी सस्ता हो गया है, बट इन दोज टाइम्स इट वाज नॉट सो चीप. तो अगर वन बेस का सीक्वेंस करने का कॉस्ट अगर $3 पकड़ा जाए, ओके, $3 पर बेस, देन 3 बिलियन बेसिस का सीक्वेंस डिटरमाइन करने के लिए यू नीड 3 इंटू 3 इक्वल्स टू $9 बिलियन. $9 बिलियन आपको चाहिए टू डिटरमाइन द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस, राइट. So this is a very huge amount and this is a very huge task. You want to determine the nucleotide sequences A C C G T T T, कुछ इस तरह से जैसे हम अभी तक बात करते आए हैं. तो you have to see how many 3 billion letters. अब आप इमेजिन कीजिए कि 3 billion letters अगर आप लिखते हैं तो कितना बड़ा कंटेंट हो गया ये. You imagine that if you have a book, okay, just like we have this book, if you have a book and this book contains 1000 letters in one page, okay, one book, if you are assuming that one such book which contains 1000 letters in one page, and if this book is having 1000 pages, then how many letters this book will contain? 1000 into 1000, that means 1 million, right? And you have to have 3 billion base pairs. So how many such books you will need? Just to write the sequence of the human, you will need 3300 books. Okay, so now you can imagine that a book of 1000 pages with each page having 1000 letters, then you will need 3300 books to write these nucleotide sequences of the human genome. Such big is the task to determine these sequences. That is why this is a very big project. It's called as mega project, and it was a huge multi-billion-dollar project, and various countries and thousands of the people were involved to sequence this DNA. Let me tell you just for your general knowledge that India was not involved in human genome sequencing project. Though there were certain Indians which were involved in the human genome project because they were working in certain laboratories in the USA or China or somewhere else, but directly no Indian institute collaborated or participated in the human genome project. Okay, so how this human genome has to be sequenced? Now you imagine, as we have been discussing, that genome involves chromosomes, right? So all the chromosomes, all the autosomes and all the allosomes taken together will be sequenced. So right from chromosome 1 to chromosome 22, and then chromosome X, chromosome Y. So all the types, all the kinds of the chromosomes have to be sequenced to know their base sequences in their DNA, right?
So how to do this? Because this entire human genome is distributed in these 46 chromosomes in a diploid cell, right? And if we consider a human genome, then from 1 to 22 there are 22 chromosomes, and then X and Y. So in total you have to sequence how many? 24 chromosomes. So this 3 billion bases distributed over 24 chromosomes again makes one chromosome responsible for a huge data, right? So what you have to do, that if you have a big task before you, then usually what is the approach? आपके पास अगर एक वो कोई बहुत बड़ा काम दिया जाता है तो आप क्या करते हो? आप उस टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेते हो, राइट? So similarly you have to make small pieces, small portions of this chromosome. So first get small portions or pieces of this DNA from these chromosomes, and so for getting these small pieces you need to make these small pieces of the chromosomes, and then you need to maintain them for further downstream experiments that we will be discussing in the next lecture of this topic. ओके तो आप अभी इतना समझ लीजिए कि पहले आपको, बिकॉज इस क्रोमोसोम में एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है हर क्रोमोसोम में, तो आपको पहले इसको छोटे छोटे पीसेस में काटना है, उसके बाद उस छोटे पीसेस को लेकर के फिर उसका सीक्वेंसिंग करना है. वंस यू हैव गॉट द सीक्वेंस ऑफ दिस स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ द क्रोमोसोम्स or the human genome, then you have to put these pieces together, and then you have to make sense out of it. That means you have to analyze these nucleotide sequences, right? So अगर एक बहुत simple terms में हम बात करें तो you have to follow these 3 steps, that you have to get small portions or pieces, then you have to do these sequences, and then you have to analyze, and you have to do data interpretation for these sequences to make sense out of this data, right? So now let us see what was the goal of the human genome project. तो वेरी सिंपल, जब भी आप ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हो तो गोल क्या होगा? सबसे पहले टू डिटरमाइन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द एंटायर ह्यूमन जीनोम. दैट मीन्स ऑल द डीएनए सीक्वेंस, ऑल द डीएनए विच इज अवेलेबल इन ए सेल इन द ह्यूमन, दिस नीड्स टू बी सीक्वेंस्ड, राइट? सो all the 3 billion base pairs of the human DNA need to be sequenced. This is the very first thing. Then once you have sequenced this DNA, you all know that genes are located on the chromosomes, as we have seen in the operons, और इससे पहले हम देख चुके हैं chromosomal theory of inheritance में भी. तो you also should be able to know about the genes. तो जीन्स के बारे में आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द जीन्स, राइट? कि कौन से जीन्स हैं, कितने जीन्स हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, राइट? सो इट वाज सपोज्ड दैट इन दैट टाइम इट वाज कंसिडर्ड दैट देयर शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 50,000 जीन्स इन द ह्यूमन जीनोम. ये एक लोगों का अंदाज़ा था, एक एस्टिमेशन था जो कि गलत निकला. बाद में ये पता चला कि देयर आर हार्डली 20,000 जीन्स इन द ह्यूमन जीनोम. But whatever is the number of the genes, you should be able to identify the approximately 20,000 or 50,000 genes in the human DNA. That is a next goal. Then whatever sequence you have got after the sequencing experiments, you should be able to store that data in certain format, in certain book, or in certain soft or digital format. Then this data should be analyzed, right? So next important step or next important goal of the human genome project was the data analysis of this sequence which was obtained, so that this can be understood in a better way. And several tools were also developed for the data analysis. Several bioinformatics software, several algorithms were developed, and eventually this kind of the data analysis of the huge data set actually gave rise to different smart tools, and eventually it led to the birth of the bioinformatics, right? तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? जो भी आपको डीएनए सीक्वेंसेस का इन्फॉर्मेशन मिला है उसको डिफरेंट वेज में आप उसको कैसे एनालाइज करते हो, किस तरह से उसको डिफरेंट वेज में उसको आप लुक कर सकते हो, किस तरह से आप उसका नोटेशन कर सकते हो, वो सब चीज़ें बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आती है. For example,
आपको एक कोई डीएनए सीक्वेंस मिल गया, अब आपको डिटरमाइन करना है कि उसमें हीमोग्लोबिन का जीन कहाँ पे है, ठीक। या आपको जस्ट टैग करना है कि दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द सीक्वेंस in this book, this particular portion of the sequence belongs to chromosome 1, then from here onwards this is chromosome 2, then next onward this is chromosome X, etc. Right? So you have to do certain this kind of the analysis or this kind of the uh, investigations. You have to identify the promoters of the different genes, right? You have to see that how many genes are present on each chromosome, how many genes are there on chromosome 1, how many are there on the chromosome 2, then a given gene contains how many exons or how many introns are present. All these informations you should be able to know, right? Only then you can make sense out of this information, otherwise it is just a string of letters. So all this actually is studied under the bioinformatics, ठीक। आई होप दैट नाउ यू नो, यू अंडरस्टैंड कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, राइट। उसके बाद ये भी देखा गया कि वंस यू हैव गॉट दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा, thousands of people have worked day and night to get this information available to the world, and several countries have spent billions of dollars. Now we should also be able to utilize this information. So what is the application, what is the applicability of this data? That should also be studied and understood by the Human Genome Project, and if there is any application, it should be applied to any either industrial scale, or it should be applied for some health purposes, for the addressing some disease related issues, or some human welfare related issues. So all these should be considered under the Human Genome Project. Then at the last, ethical issues or legal issues whatever arise because of the sequencing, because if you are working on any organism or its products, there always arises some or the other ethical issues, some legal issues between different countries may arise, and there are certain social issues as well. So all the ethical, legal and social issues should also be considered and addressed in the Human Genome Project. So in a nutshell, the goals of Human Genome Project have been divided into these subcategories, and they were taken care of during the study. So this project actually started in 1990, and after a lot of deliberations, several dozens of labs were working in day and night. Several huge factory kind of installations were made where big machines were installed for this sequencing purposes, and this data was obtained, and several groups discussed these data sets in huge details. They tried to understand it and make sense out of it. एंड फाइनली इन 2001 यानी 1990 में स्टार्ट हुआ था, और 11 साल बाद 2001 में फर्स्ट लैंडमार्क पेपर ऑफ द ह्यूमन जीनोम वाज पब्लिश्ड बाय द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, तो 2001 में इसका फर्स्ट पेपर पब्लिश हुआ था, एंड इट वाज अ बिग पेपर, ह्यूज पेपर, एंड इट कंटेन्ड लॉट ऑफ very useful information on the human genome. Subsequently, several papers were published on the human genome, and the Human Genome Project was eventually completed in 2003. तो ये तीनों years जो हैं ये आपको याद रखना है. This is important. Many times it has been asked in the NEET examination. 1990 में Human Genome Project launch हुआ, 2001 में first paper इसका publish हुआ, and Human Genome Project was completed in 2003. That means this project was a 13-year. This project took 13 years for the completion. Let me tell you also one information. Human Genome Project actually, very interestingly, it completed before its target time. Initially, the target was that this project will take approximately 15 years or even more. But interestingly, this project was completed in 2003, just within a span of 13 years. Alright. So after the data for the Human Genome Project was obtained, there was a growing interest that okay, now once we have got the genome for humans,
why not to try and get the information, similar information for other organisms? So subsequently so many organisms like microbes, plants, animals were sequenced, right? If we say animals, there are these Drosophila fruit flies which we have studied, uh, uh, related to Morgan's experiment, so they were sequenced. Then there is a free living nematode. This is a worm like uh, Nematohelminthes group organism, and it is a non-pathogenic organism. It is called as Caenorhabditis elegans, as you can see here in your book, C. elegans. This is a very fruitful, very useful motile organism for especially for genetic studies and for several other studies as well. So just like the Drosophila or fruit fly, Caenorhabditis elegans or C. elegans is also a very useful organism. So its entire genome was also sequenced. Then several bacteria, several yeasts were also sequenced. Several plants like rice plant, wheat plant, Arabidopsis plant, several palm plants, and so many genomes were eventually sequenced, and lot of huge amount of the bioinformatic data started coming, and eventually the genomics became a field of the huge data sets, and big data analytics came into the picture for the genomic studies. So once you have got this huge data set, you have this huge information, you should be able to utilize this information. So people thought that, okay, once we have the data from one human genome, why not to have the data from several other human genomes, so that we can compare their sequences, then we can compare their different features, so that it can be utilized for certain purposes. In this way, we can study the sequence variations also. So for sequence variations, actually, uh, let me give you an example. अगर आपको सीक्वेंस वेरिएशन की स्टडी करना है, फॉर एग्जांपल, आपने जिस तरह से हमने शुरू में डिस्कस किया कि दो ह्यूमन जो है वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनके अंदर कुछ डिफरेंट फीचर्स होते हैं, राइट? किसी का हेयर थोड़ा ब्राउनिश है, किसी का थोड़ा ब्लैकिश है, राइट? सो दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी एनकोडेड इन द जीनोम, राइट? या किसी की आइरिस, या जो आपकी आईज का कलर है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, राइट? सो ऑल दीज काइंड ऑफ द फीचर्स, they are encoded inside the DNA. So if you want to understand the different phenotypes and different properties between different individuals, या उनके बीच जो डिसीज़ होने की ससेप्टेबिलिटी है, या डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं लोगों की, या डिफरेंट शॉर्टकमिंग्स हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है तो आप इसको डीएनए लेवल पे भी स्टडी कर सकते हैं, राइट? सो ये विद दिस थिंग इन माइंड, people started appreciating that there must be so many diseases which should be affected by the sequence variations. कुछ लोग होते हैं जिनको डिसीजेज जल्दी हो जाते हैं, कुछ लोगों को डिसीजेज उतनी जल्दी नहीं होते हैं, तो उसका डीएनए के लेवल पे कुछ रोल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक डिसीज़ है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, तो एक जीन पाया गया BRCA1, BRCA1, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, BRCA1, BRCA2, ठीक है? तो BRCA gene, BRCA gene was eventually found that if there are certain variations of this gene present in certain individuals, these individuals are highly susceptible for the breast cancer. ठीक, यानी देखिए BRCA जीन तो सबके अंदर होगा, BRCA1, लेकिन BRCA1 जीन के अंदर किसी के अंदर एक म्यूटेशन होगा, किसी के अंदर नॉर्मल होगा, जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया में देखा था, राइट? कि किस तरह से जो ए न्यूक्लियोटाइड वो टी न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जा रहा था, तो ग्लूटामिक एसिड से वायलिन में चेंज हो जा रहा था, इस तरह से एक डिसीज़ कॉज कर दे रहा था, एक जेनेटिक डिसीज़. तो इसी तरह से BRCA1 का जो म्यूटेशन है, ये पता चला किसकी वजह से द पर्सन विल बी प्रोन टू द ब्रेस्ट कैंसर. एंजेलिना जोली का आपने सबने नाम सुना होगा. एंजेलिना जोली को BRCA1 का म्यूटेशन था, and that is why Angelina Jolie underwent mastectomy, removal of the breasts through surgery, so that she does not develop the breast cancer. ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन
किस तरह से पॉसिबल हुई? ये एप्लीकेशन इसीलिए आज पॉसिबल है बिकॉज यू हैव द ह्यूमन जीनोम. नाउ यू नो that okay, we all have BRCA gene. We know that what is the sequence of the BRCA gene, and if there is a variation in the BRCA gene, there is a chances that the person might have some or the other disease, right? So similarly, not only the human but different, अगर आप organisms को लो, for example if you take certain milk yielding organisms, or if you take certain plant varieties which are producing certain cereals or certain crops, right? So some varieties are giving very good quality and very high yield, certain other varieties are giving very low yield or not very good quality cereals or grains. That means there should be some genetic level difference should be there. So those things can be studied at the DNA sequence level, and then can be there's there can be some solution provided for these challenges in the field of the healthcare or in field of the agriculture, or there are nowadays there is a climate change problem, there is environmental problem. So there are certain things, uh, there are so many things which are actually related in a way or the other to different kinds of the organisms. So all such things which are some way or the other related to a population or related to certain organisms, then probably we can study it better if we understand its DNA sequences well. That means studying the genomics of different organisms has a huge potential application, and it has been used across several disciplines. Lot of useful things have come up. Even if we take in the in the today's context, uh, there are so many diseases which are actually diagnosed or treated based on the genetic information which is made available. And you can imagine that if human genome project was not there, all this genetic information would not have been there, and there is no way that you could have been able to solve these kind of the problems, right? ओके, सो अभी तक हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू देखा. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द मेथोडोलॉजीज इन द डिटेल, और उसका थोड़ा सा हम डिटेल में जाके देखेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो फाइंडिंग्स था उससे क्या पता चला, फाइनली कितने जीन्स पता चले ह्यूमन में, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स पता चले, और किस तरह से मेथोडोलॉजीज, किस तरह से टेक्निक्स को यूज़ करके जो डीएनए का सीक्वेंस है वो यूटिलाइज़ किया गया. So now we will stop here. Keep learning and keep making the notes. If you have any doubt, please get back to me. Okay, thank you.